आज की क्लास जो है बेसिकली सबसे पहले मैं ये बात करूं कि अब तक आपने क्या पढ़ा था। आप जियोमॉर्फोलॉजी के दो खंड में से पहला खंड पढ़ रहे थे और पहले खंड की जो टेक्निकल टॉपिक्स थे उन पे चर्चा हो रही थी हमारी। यानी हम जियोमॉर्फोलॉजी, जिसको भू आकृति विज्ञान कहते हैं, ये बीपीएससी का पहला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है। भू आकृति विज्ञान जो है बीपीएससी का फर्स्ट यूनिट है और इस फर्स्ट यूनिट का दो खंड है टेक्निकली। एक खंड है जिसमें हम जियोलॉजिकल मतलब भूगर्भीय भू आकृति विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, या आप कहें तो आंतरिक बल जो है उनके द्वारा होने वाले क्रियाकलापों को पढ़ते हैं। और दूसरा जो है बाह्य बल जो है एक्सोजेनेटिक फोर्स, यानी आंतरिक बल और बाह्य बल, इन दो बलों के बारे में पढ़ते हैं। तो जो आंतरिक बल है इसको हमने स्टार्ट किया था एंडोजेनेटिक फोर्सेस को। और एंडोजेनेटिक फोर्सेस से संबंधित जो जानकारियां हैं, कई तरह की जानकारी है, जैसे उत्पत्ति समझना। ठीक है, उत्पत्ति किसका? पृथ्वी का या सौर मंडल की उत्पत्ति समझना। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन यू बीपीएससी ने इसको सिलेबस में दिया नहीं, इसलिए हमने छोड़ दिया है। ठीक है, लेकिन समराइज वर्जन में आपको थोड़ा सा बतलाया था। दूसरी बात आती है आंतरिक भाग, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ आता है। इसको भी हमने समराइज वर्जन में आपको बताया है, क्योंकि इसके बारे में भी बीपीएससी ने अपने सिलेबस में चर्चा नहीं किया है। लेकिन कई बार ऐसे हुए हैं कि जो प्रश्न आते हैं इनको जाने बिना आपको बतलाया है इनर कोर, आउटर कोर, लोअर मेंटल, अपर मेंटल और क्रस्ट, ये सब जो बतलाया आपको एक समराइज वर्जन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ था। लेकिन उसमें थोड़ी सी और टेक्निकल चीजें जानने के लिए मैं आपको रीडिंग भेजूंगा, और रीडिंग के साथ साथ किसी दिन उस पर क्लास ऑर्गेनाइज कर लेंगे। अब बात करें कि बीपीएससी के सिलेबस से हमने क्या पढ़ा जो एग्जाम में बीपीएससी पूछती है। तो हमने अब तक पढ़ा है 3 थ्योरी को, और वो तीनों थ्योरी बीपीएससी पूछती है। पहली थ्योरी इसमें हमने पढ़ा जिसका नाम था वेगनर की थ्योरी। बीपीएससी बार बार पूछती आई है, हमने वेगनर को बेहतर तरीके से पढ़ा। कौन थे वेगनर, क्या दिया उन्होंने, कौन सी थ्योरी दी? इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, और वो हमने पढ़ा। कल हमने थोड़ी सी जानकारी ली थी कि प्लेट क्या होते हैं और वो किस तरह की गति करते हैं, और उनकी गति करने से रिलेटेड जो टेक्निकल चीजें थी, प्लेट टेक्टोनिक्स के नाम से हमने पूरा डिटेल में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, प्लेट विवर्तनिकी। इस सिद्धांत के बारे में माना जाता है कि इस सिद्धांत को वास्तविक रूप 1960 में मिला, जब हैरी हैस ने हैरी एडमंड हैस ने एक थ्योरी दी। कौन सी थ्योरी? सागरीय नितल प्रसरण का सिद्धांत। तो सागरीय सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो है, सागर का तल कैसे फैलता है, इस सिद्धांत की चर्चा विस्तार से की। हम सभी भाई बहनों से ये उम्मीद करते हैं कि आप एक एक नोट्स इसका बनाने का प्रयास करें, यानी रेडी करें एक नोट्स 5-5 4-4 पेज का, विथ डायग्राम, विथ योर ओन कैपेबिलिटी। आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपका जो माध्यम है अंग्रेजी या हिंदी माध्यम, उसमें एक बेहतर नोट्स प्रिपेयर करने की कोशिश कर लें, क्योंकि परीक्षा में इनमें से एक कंफर्म है। हम रिपीट कर रहे हैं, कंफर्म है। एक क्वेश्चन इन तीनों में से कंफर्म है। वेगनर की थ्योरी आ जाए, या प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी आ जाए, या फिर हैरी हेस का सी फ्लोर स्प्रेडिंग आ जाए। यदि कोई भाई बहन, जैसे अपने त्यागी जी हैं आगरा से, वो उत्तर प्रदेश पीसीएस भी टारगेट कर रहे हैं, तो आप में से यदि कोई भाई बहन उत्तर प्रदेश पीसीएस टारगेट कर रहा है तो उनको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश पीसीएस में 2 बार ये प्रश्न पूछा है। क्या प्रश्न बता रहा हूं? क्या महाद्वीपों का विस्थापन होता है? क्या कॉन्टिनेंट डिस्प्लेस होते हैं? इफ यस, देन हाउ वेगनर हैज प्रूव्ड इट। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस के पूछे गए प्रश्न हैं कि क्या महाद्वीपों का विस्थापन होता है। यदि हां,
तो वेगनर ने इसे किस प्रकार प्रमाणित किया, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी आप इसको 4-5 पेज में आंसर देंगे। ठीक है, बीपीएससी में आया तो 4-5 पेज में आंसर देंगे। और यदि उत्तर प्रदेश पीसीएस में इस तरह के प्रश्न पूछते, पहले तो ऑब्जेक्टिव होता था, उससे पहले सब्जेक्टिव होता था, अब फिर से संभव है कि थोड़ा चेंज आने वाला है, या फिर जो लॉन्ग क्वेश्चंस आता है वो बीपीएससी में भी इस तरह के प्रश्न पूछे हैं। बीपीएससी ने पूछा है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत द्वारा किस किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से किन किन तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण संभव है। क्वेश्चन में पूछ दिया कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से कौन सा लैंडफॉर्म बन सकता है, इस थ्योरी के आधार पर किन लैंडफॉर्म्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहले बताना होगा कि ये थ्योरी क्या है, थ्योरी किसने दी, और थ्योरी के अंतर्गत क्या क्या बातें हैं। उसके बाद ही आप आ पाएंगे कि आखिर ये थ्योरी माउंटेन्स ओरिजिन को कैसे एक्सप्लेन करता है, ये थ्योरी प्लेट्यू ओरिजिन को कैसे एक्सप्लेन करता है, ये थ्योरी जो है भ्रंश, जो रिफ्ट वैलीज हैं उनको कैसे एक्सप्लेन करता है, कैसे ये थ्योरी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द लैंडफॉर्म्स क्रिएशन से कनेक्ट है, और क्या इसके एक्सेप्शन है, अपवाद क्या क्या है, उन अपवादों पे भी चर्चा करनी होगी आपको। एक मैसेज आया है आपका कि अटलांटिक एंड हिंद महासागर सबसे मंद गति से, जबकि हिंद महासागर सबसे तेज गति से क्यों फैल रहा है। देखिए, आपका प्रश्न थोड़ा सा और स्पष्ट होता तो मैं और बेहतर बताता आपको। आपने प्रश्न लिखा है अटलांटिक और हिंद महासागर सबसे मंद गति से, फिर लिखा है जबकि हिंद महासागर सबसे तेज गति से, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ये बेगनर की तरह, सीमा सियाल वाला। आपका जो ये स्पीड रिलेटेड जो प्रश्न है ना, इन प्रश्नों पर रिसर्च माइंडसेट का प्रश्न है, ये सिविल सर्विस माइंडसेट का नहीं, बट मैं बताता हूं क्यों। दरअसल जो महासागर के नितल के फैलने का संबंध है, स्प्रेडिंग ऑफ द ओशियन बॉटम जो है, वो डायरेक्टली रिलेटेड है। स्प्रेडिंग ऑफ द ओशियन बॉटम जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है प्लेट के मूवमेंट से, प्लेट की गतियों से। तो प्लेटों की जो गतियां हैं वो अटलांटिक महासागर में अपसारी डाइवर्जेंट है, और डाइवर्जेंट मूवमेंट ज्यादा बड़े लेवल पे है किस में, अटलांटिक में। इसलिए अटलांटिक का जो सी फ्लोर है वो तेजी से बढ़ रहा है। आपने जो स्टेटमेंट लिखा इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। अटलांटिक तेजी से, अटलांटिक का फ्लोर क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है तेजी से, ठीक है। और हिंद महासागर का जो सी फ्लोर है यानी बॉटम है, वो एज कंपेयर एज अटलांटिक मंद गति से फैल रहा है, ठीक है। देखिए, ये स्पीड डिपेंड करता है प्लेट्स के मूवमेंट पे, और प्लेट्स का भी कैसा मूवमेंट, तो डाइवर्जेंट मूवमेंट, अपसारी गति जो प्लेट की है। जिन महासागर के दोनों तटों पर ऐसे प्लेट होंगे जिनमें अपसारी गतियां तेज होंगी, तो वहां पे उन सागर का बॉटम ज्यादा फैलेगा। और जहां पे अपसारी गति नहीं होगी, कन्वर्जेंट नहीं, ये डाइवर्जेंट नहीं होगा, कन्वर्जेंट होगा जैसे पैसिफिक में, तो उनका बॉटम स्लो फैलेगा। और इसका और भी दूसरा कारण है, आकार क्या है प्लेट का उस पर डिपेंड करेगा। तो ये क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा अलग हटके है, यानी प्योर ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन। मतलब ये सोचना कि रिसर्च का आगे का मुद्दा क्या होगा, यानी बेगनर जो बताया उसके आगे का मुद्दा क्या होगा। और यहाँ पे एक और पॉइंट आप ये बता सकते हैं ना कि डिपेंड करता, प्लेट का मूवमेंट डिपेंड करता उसके अंदर बनने वाले कन्वेक्शन करंट के अकॉर्डिंग। क्योंकि जो हेस हैं, हैरी हेस महोदय, जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को इन रियलिटी मॉडर्न फेज में पहुंचाया, तो हैरी हेस महोदय ने बताया कि जो प्लेटों का मूवमेंट है उनका बेसिक डिपेंडेंसी जो है वो कन्वेक्शनल करंट इन एस्ट्रोस्फेयर में है, ठीक है। आज हम उसको और क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए हम दो टॉपिक पे और बात करेंगे, और आप प्रश्न और बेहतर लिख के दें तो मेरे लिए और बेहतर होगा। चलिए आगे चलते हैं। आज हैरी हेस के साथ साथ हम आर्थर होम्स को भी पढ़ेंगे, और आर्थर होम्स के अलावा कोवर को भी पढ़ेंगे। 3 लोगों को समझेंगे, छोटा छोटा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि एक और प्रश्न आईएएस में पूछा गया था कि मेंटल प्लम क्या है। मेंटल प्लम को परिभाषित कीजिए, और प्लेट विवर्तनिकी में इसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 2000 नहीं, हाँ 2018 में पूछा था, 250 वर्ड्स में पूछा था,
आईएएस के एग्जाम। कई बच्चे इसको छोड़ के आए होंगे क्योंकि उनको मेंटल प्लम समझ में नहीं आया होगा। मेंटल मेंटल प्लम जो है वही है मैग्मा जो ऊपर उठेगी। तो मैग्मा का ऊपर उठने के बाद जो स्ट्रक्चर होगा, लॉ बनेगा मैग्मा का ऊपर उठने वाला। यानी नीचे से जब मैग्मा ऊपर की ओर उठती है तो उसका जो एक रास्ता बनता है, पाथ बनता है मैग्मा का, जलता हुआ मैग्मा का पाथ। जैसे आप दिया जलाते हैं तो उसमें फ्लेम बनता है, फ्लेम बनता है ना, लौ, दिया का लौ, मोमबत्ती का लौ। उसी तरीके से मैग्मा जो नीचे एस्टेनोस्फेयर में है, उसका जो चेंबर से ऊपर उठेगा मैग्मा, तो उसको हम कहेंगे मेंटल प्लम, क्योंकि वो मैग्मा आता कहां से, मेंटल से। मेंटल से फ्लेम की तरह ऊपर उठने वाला ऐसा मैग्मा का एक मैग्मा का एक पार्ट कह सकते हैं, मैग्मा का एक मात्रा कह सकते हैं, क्वांटिटी कह सकते हैं, जो चट्टानों को तोड़ते हुए ऊपर आती है, गर्म होती है, उष्मा होता है उसमें, और लावा के रूप में बाहर निकलती है। तो उसी को हम कहते हैं मेंटल प्लम। प्लम में एक हेड होता है, प्लम का सबसे ऊपरी हिस्सा हेड होता है, प्लम का नीचे का हिस्सा टेल होता है, और सबसे निचला हिस्सा उसका को मतलब मेंटल में जहां पे उसका मैग्मा चेंबर है उससे कनेक्टेड होता है। और यही मेंटल प्लम का हेड यदि धरती फाड़ के बाहर आ जाता है तो उसको वॉल्केनो कहते हैं। अब पूछा ये था यूपीएससी कि सबसे पहले ये बताओ कि मेंटल प्लम होता क्या है, और जैसे ही तुमने ये बता दिया मेंटल प्लम क्या होता है, फिर हमें बताओ कि मेंटल प्लम प्लेट टेक्टोनिक में क्या रोल प्ले करता है। देखो यूपीएससी जानबूझ के ना इंटर रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है, सीधा सपाट क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है। हम यहाँ इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? हर पीसीएस फॉलो करता है यूपीएससी को, तो हो सकता है यूपीएससी सीधा ना पूछे प्लेट टेक्टोनिक, घुमा के पूछ दे मेंटल प्लम क्या होता है, यूपीएससी का क्वेश्चन रिपीट कर दे कि मेंटल प्लम क्या होता है और प्लेट विवर्तनिकी में क्या इसकी भूमिका है। तो मेंटल प्लम तो तुम जरूर समझा दोगे कि एस्थेनोस्फेयर से मैग्मा जो ऊपर उठती है कन्वेक्शन के कारण, तो ऊपर उठने के क्रम में मैग्मा का जो लॉ जैसा स्ट्रक्चर मिलता है, जैसे यहां से मैग्मा ऊपर उठी, तो ऊपर जो मैग्मा उठी ये धरती फाड़ के ऊपर उठी, तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है इसको मैग्मा का पूरे को प्लम कहेंगे, इसको हेड कहेंगे, इसको टेल कहेंगे, और इस पूरे को हम मेंटल प्लम कहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अल्टीमेटली ये मेंटल वाला जो रॉक है उसी का मेल्टेड फॉर्म होता है, तो मेंटल से शुरू होती है। ठीक है, मेंटल से ऊपर उठती है, इसलिए इसको हम कहते हैं मेंटल प्लम। और मेंटल प्लम जो है वो बेसिकली जो होता है उसका ऊपरी भाग छत्ते की तरह होता है। जम यदि गया, यदि ये जम जाए ऊपर आके, तो मशरूम जैसा दिखता है ये मेंटल प्लम। यदि अंदर ही जम के चट्टान बना दे तो मशरूम जैसा दिखता है। और यदि मेंटल प्लम धरती फाड़ के, महाद्वीप को फाड़ के बाहर आ जाए तो वॉल्केनो कहलाता है। उसका ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? वॉल्केनो। और उसका निचला हिस्सा क्या कहलाता है? उसका निचला हिस्सा टेल कहलाता है। और वो कहां से कनेक्टेड होता है? किसी मैग्मा चेंबर से या एस्थेनोस्फेयर से कनेक्टेड होता है। अब यदि हमसे ये पूछा कि हाउ मेंटल प्लम इज कनेक्टेड विद द कॉन्टिनेंटल ये सॉरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो हम क्या बताएंगे इसमें? यदि तुम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझे हो तो इसके आगे क्या आप बता सकते हो? आप बता सकते हो, आपने मेंटल प्लम को डिफाइन कर दिया, डायग्राम भी बना दिया मेंटल प्लम का, और उसके बाद आपने बताया कि हेडिंग दे दिया प्लेट टेक्टोनिक्स में मेंटल प्लम की भूमिका। क्या लिखेंगे इसमें? हम बता सकते हैं कि मेंटल प्लम जो है वो प्लेट टेक्टोनिक में कई तरह से मदद करता है। कैसे? मेंटल प्लम प्लेटों की गति को प्रभावित करता है। मेंटल प्लम महाद्वीपों को तोड़ने का काम करता है। मेंटल प्लम प्लेटों के परिवहन ट्रांसपोर्ट में भी भूमिका निभाता है। कैसे? मैं बताता हूं आपको। मेंटल प्लम जो है, प्लम की जो पूंछ होती है उसकी सहायता से वो पूंछ प्रेशर क्रिएट करता है, और वो धक्का देता है किसको? मतलब जो जिस प्लेट को वो तोड़ा है, जिस प्लेट में वो मेंटल प्लम एंटर किया है, उस प्लेट पर प्रेशर क्रिएट करता है कौन? प्लम। और क्या करता है प्लम? तो प्लम जो है, चूंकि प्लम के माध्यम से एक्सप्लोशन होता है, विस्फोट होता है, वॉल्केनिक विस्फोट होता है। तो जब वॉल्केनिक विस्फोट होता है तो उसका भी इंपैक्ट पड़ता है किस पर? उस प्लेट पर। जिस प्लेट में वॉल्केनो फटेगा उस प्लेट में अर्थक्वेक आएगा। प्लेट में जब अर्थक्वेक आएगा तो आसपास के प्लेट के साथ वो क्या होगा? टकराएगा।
26 दिसंबर 2004 को सुनामी आया था सुमात्रा द्वीप के पास। वो जो सुनामी आया था उसका मेन कारण था रेक्टर स्केल 9 पर आने वाला भूकंप। वो भूकंप प्लेट टेक्टनिक यानी वो टेक्टनिक अर्थक्वेक था। प्लेट टेक्टनिक के कारण आया था भूकंप। क्या हुआ था वहां पे एक प्लेट है बर्मा प्लेट, म्यांमार प्लेट, और एक प्लेट है सुंडा प्लेट। सुंडा प्लेट क्या हुआ था, क्योंकि वो ओशियनिक प्लेट है सुंडा प्लेट, तो सुंडा प्लेट जो था वो बर्मा प्लेट के नीचे धंस गया था। क्यों धंस गया था? क्योंकि सुंडा प्लेट में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। सुंडा प्लेट में नीचे एक वॉल्केनिक मेंटल प्लम ने सुंडा प्लेट को धक्का मारा। मेंटल प्लम क्या है? मैग्मा में उठने वाला एक लावा का एक ऊर्जा का एक रूप है जो धक्का मारती है ऊपर किस पर? प्लेट पर। प्लेट कमजोर रहा तो ये प्लम इसको फाड़ के बाहर आ जाती है तो ज्वालामुखी फटता है। प्लेट यदि मजबूत रहा, नहीं तोड़ पाई, तो धक्का मारने पर जैसे कुकर के सीटी जो 250 ग्राम के वजन का होता है, भाप धक्का मार के उसको उठा के सीटी को बजा देती है कुछ दूर, यानी उस पर प्रेशर बनाती है। यदि कुकर की सीटी को प्लेट मान ले और जो भाप है उसको मेंटल प्लम मान ले, तो मेंटल प्लम कुकर की सीटी को डिस्प्लेस तो करता है ना, प्लेस ए से प्लेस बी पे पहुंचा देता है। इतनी ताकत होती है उस भाप में, उस स्ट्रीम, वो जो वाटर वेपर यानी स्ट्रीम जो बनता है, भाप जो बनता है उसमें। तो सोचिए जब छोटा सा कुकर के अंदर का उठने वाला मेंटल प्लम यानी कुकर प्लम यानी भाप का वो पावरफुल यूनिट, ये एक ग्रुप 250 ग्राम वजन वाले सीटी को उठा देता है, कभी कभी तो ढीला यदि हो गया तो फेंक देता है, सीटी फेंका जाता है बाहर। तो वैसे ही ये मेंटल प्लम क्या किया, सुंडा वाले प्लेट को धक्का दिया, तो सुंडा वाला प्लेट जो है इधर की तरफ गति कर गया। गति कर गया तो उधर एक म्यांमार बर्मा प्लेट था, जो बर्मा प्लेट था वो उसका बड़ा हिस्सा महाद्वीपीय प्लेट है, तो बर्मा प्लेट के नीचे धंस गया जाके सुंडा प्लेट। तो जब किसी एक प्लेट के नीचे कोई दूसरा प्लेट धंसता है तो वहां पे एक ट्रंच क्रिएट होता है, एक गर्त क्रिएट होता है, एक खड्डा क्रिएट होता है। अब प्लेट कोई छोटा मोटा आकार का नहीं होता, प्लेट हजारों सैकड़ों किलोमीटर एरिया में होता है। छोटे प्लेट भी हजारों किलोमीटर, मतलब हजारों किलोमीटर नहीं तो कम से कम सैकड़ों किलोमीटर में तो होता ही है। छोटे प्लेट भी सैकड़ों किलोमीटर में होता है, बड़े प्लेट तो हजारों किलोमीटर में होता है। तो सैकड़ों किलोमीटर का वो प्लेट जब धंसा होगा तो बहुत बड़ा एक ट्रंच क्रिएट कर दिया, गड्ढा, और उस गड्ढे में आसपास का पानी पहले उसको भरने के लिए दौड़ा, तो सारा पानी पहले उस ट्रंच के अंदर गया और ट्रंच में जाके पानी एक दूसरे से टकरा गया। तो फिर वो जो ऊर्जा बनी ना पानी का आपस में टकराने से, जो पानी में ही ऊर्जा क्रिएट हुई और प्लेटों के आपस में टकराने से उससे जो ऊर्जा क्रिएट हुई, इन दोनों ऊर्जा का प्रभाव था सुनामी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि हम मेंटल प्लम को प्लेट टेक्टनिक से जोड़ के बताना चाहते हैं तो हम इस तरह से बता सकते हैं कि होता क्या है मेंटल प्लम, ठीक है, और होता क्या है मेंटल प्लम और कैसे मेंटल प्लम रिलेटेड है किससे? प्लेट टेक्टनिक से। चलो, उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में मैं आपको बता पाया। यूपीएससी का क्वेश्चन था मेंटल प्लम, और हमारे पास कुछ कंटेंट हमने नोट करके रखा था। मेंटल प्लम क्या है मैंने बताया आपको, पृथ्वी के अंदर जब एस्थनोस्फेयर में किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर हीट का कंसंट्रेशन हो जाता है, एक जगह हीट ज्यादा क्रिएट हो जाती है प्लम में, तो प्लम में वहां से एक लपक के रूप में, एक ज्वाला के रूप में, एक प्लम के रूप में वो मैग्मा, वो लावा ऊपर की ओर उठता है। ठीक वैसे ही जैसे वो मशरूम होता है, क्या मशरूम सुना होगा आपने? मशरूम की तरह ऐसे करके उठता है, ऊपर की तरफ लावा उठता है, ये लावा मैग्मा का होता है पार्ट, और ये ऊपर वाले अपने प्लेट पर धक्का मारता है, प्रेशर क्रिएट करता है। ये जो मैग्मा का ये एक लावा उठता है, एक लपक उठता है, लपक शब्द यूज कर सकते हैं, आप ज्वाला शब्द यूज कर सकते हैं, इसको प्लम कह सकते हैं, प्लम। इसी को मेंटल प्लम कहते हैं जो टकराती है ऊपर।
अब फिर आप डायग्राम से बना भी सकते हैं, इस तरह से एक बॉक्स लेके, इस बॉक्स में इस तरह से ऐसे करके, और यहाँ पे ऐसे इस तरह से आकार दे करके ये क्रिएट कर सकते हैं। नीचे लिख सकते हैं कि ये मैग्मा का चेम्बर है, इसको लिख सकते हैं कि ये इसका टेल है, इसको लिख सकते हैं कि ये इसका हेड है, और नीचे लिख सकते हैं कि ये जो फिगर आपने बनाया ये मेंटल प्लम का है। ठीक है, ये मेंटल प्लम का है। तो आप ऐसा बना सकते हैं मेंटल प्लम। और आप इसमें और बेहतर कर सकते हैं कि जो मेंटल प्लम है, इस पूरे को मेंटल प्लम बता दिया, और नीचे वाला पोर्शन ये कोर हो गया जहां से ये निकला है, ये इसका कोर, या आप इसको मैग्मा चेम्बर कह सकते हैं। ठीक है, अब ये मेंटल प्लम का डायग्राम बना के दिखा दिए। और मेंटल प्लम जो है उसको हम और बेहतर तरीके से क्लियर करने के लिए हम दूसरा भी एक डायग्राम बना सकते हैं। कैसा डायग्राम बना सकते हैं, जिसमें हम, यहाँ हमने फटते नहीं दिखाया, और यहाँ पे हम बना सकते हैं प्लेट को भी, यानी ये ऊपर का प्लेट बना लिया, ठीक है, और प्लेट के नीचे हमने वो उसका टेल बना लिया, और टेल को हमने इससे जोड़ दिया कोर से, यानी मैग्मा चेम्बर से। ठीक है, ये मैग्मा चेम्बर वाला पार्ट है, और ये मेंटल प्लम यानी मैग्मा ऊपर उठा, ऊपर उठा, और जब ऊपर उठा टकराया तो इसको तोड़ दिया, तोड़ के चूंकि प्रेशर में था तो बाहर निकला, और बाहर निकल के यहाँ पे ये ज्वालामुखी बना दिया। ठीक है, ये ज्वालामुखी बना दिया। ये आप ऐसा दिखा सकते हैं, ज्वालामुखी फटा। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका नाम लिखना होता है, तो आप इसमें सब लिख देंगे। ये क्या है, ये टेल है किसका, मेंटल प्लम का। ये क्या है, कोर है मेंटल प्लम का। और फिगर में आप क्या दिखा दिए, मेंटल प्लम, ये मेंटल प्लम है। इसमें आप ऊपर लिखा दिए वॉल्केनो है, वॉल्केनो है। ये जो है ये लावा है, लावा है। ठीक है, तो वॉल्केनिक एक्सप्लोजन है, ये टेल है, ये कोर है। और इसमें क्या था, ये अंदर ही रह गया और जम गया, तो ये हेड टेल मशरूम शेप स्ट्रक्चर बना दिया। ये जो है ये मशरूम शेप स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं मशरूम शेप्ड स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, और इसमें इधर आप बता सकते हैं कि वॉल्केनिक दो कंडीशन होता है जब मेंटल प्लम क्रिएट होता है। अब हमने मेंटल प्लम को एक्सप्लेन कर दिया, तो यदि हमसे पूछा जा रहा है कि रोल क्या है मेंटल प्लम का, रोल क्या है मेंटल प्लम इन प्लेट टेक्टोनिक। देखो, प्लेट टेक्टोनिक होता क्या है, कल की क्लास में हमने बता रखा है कि प्लेट टेक्टोनिक बेसिकली प्लेटों के मूवमेंट से रिलेटेड है। तो क्या मेंटल प्लम प्लेट की मूवमेंट को, यानी कि क्या आपको यह समझना है कि मेंटल प्लम प्लेट की गति को, प्लेट की दिशा को, ठीक है, दिशा को, गति को, दिशा को, या फिर इसकी गति में भी इसकी स्पीड जो है उसको किस तरह से प्रभावित कर सकती है। यानी प्लेटों को यदि किसी भी रूप में मेंटल प्लम प्रभावित कर सकता है, तो वही यूपीएससी चाहती थी कि बच्चा उसको बताए। यहां पे यदि कोई बच्चा प्लेट टेक्टोनिक की स्टोरी लेके आएगा कि प्लेट किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके किनारे कितने हैं, तो फिर यूपीएससी उसको 0/सन्नाटा नंबर दे देगी। यूपीएससी बहुत इस मामले में स्ट्रिक्ट है। आम पूछाऊं तो आम ही बताओ, कटहल मत गाने लगो, ठीक है, इमली मत गाने लगो। आम पूछा ना तो आम बताओ। यदि तुमसे तुम्हारा नाम पूछा है तो बिल्कुल मत बताओ कि मेरे दादाजी का नाम ये है और मेरे पापा जी का नाम ये है और मैं जन्मा इस ईस्वी में, और उसके बाद जो मेरी माँ थी जिनका नाम ये था उन्होंने मेरा नाम बचपन में रखा था ये, और उसके बाद फिर जो है दादा बदल दिए मेरा नाम और फिर मेरा नाम हो गया ये, और अब ना हम एक नया नाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यूपीएससी 0/सन्नाटा देगा आपको। मतलब आपको सीधा बताना है कि मेरा नाम आलोक है, या फिर आपको सीधा लिखना है, उसने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो आपको बताना है आलोक। दैट्स ऑल। मतलब सिर्फ आपने अपना नाम, उसने पूछा आपका नाम क्या है तो आलोक बोल के चुप हो जाइए। उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप दादा परदादा सरदादा से शुरू किए, ठीक है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यही चीज हम बता रहे हैं कि यदि उसने आपका नाम पूछा है तो वही बताओ। तो इसने पूछा रोल क्या है मेंटल प्लम का प्लेट टेक्टोनिक में, तो तुमको बताना होगा कि प्लेट टेक्टोनिक जब तुमने स्टार्ट किया तो थोड़ा सा यहां पे बता सकते हैं
कि प्लेट टेक्टोनिक मूलतः प्लेट की गतियों से संबंधित एक संकल्पना है, और प्लेटों की जो गतियां हैं वो मेंटल प्लम से प्रभावित होती हैं। कैसे, उसी को बताना है कि मेंटल प्लम में मूलतः उष्मा और ऊर्जा, हीट और एनर्जी रिलीज होती है मैग्मा चेंबर से, और रिलीज होते समय ये हीट और एनर्जी प्लेटों को नीचे से धक्का लगाती है, पुश करती है। और कभी कभी यदि प्लेट कमजोर रॉक से बना हो तो उसको फाड़ के बाहर आ जाती है। इस दरमियान अर्थक्वेक क्रिएट होता है, कहीं कहीं सुनामी क्रिएट होता है, कहीं कहीं प्लेटों का सबडक्शन तक हो जाता है, कहीं कहीं प्लेटें जो है दूसरी प्लेट से टकरा जाती है मेंटल प्लम के कारण। यानी कि मेंटल प्लम इज वन ऑफ द रीजन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। अब फिर यहां पे आपको दिखाना है कि आप ऑप्शनल वाले हैं, तो आप नीचे पैरा में लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हैरी हेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अकॉर्डिंग टू हैरी हेस दैट movement of the plates is deeply connected with the convectional current in the astrosphere। जो मैग्मा मंडल है, दुर्बलता मंडल है, या जिसको हम एस्ट्रोस्फेयर स्फेयर कहते हैं, हैरी हेस महोदय ने बताया था कि उससे बड़ा करीबी संबंध है, नजदीकी संबंध है प्लेट की गतियों का। प्लेटों की गतियां कई बलों से प्रभावित होती है। एक बल पृथ्वी का घूर्णन है, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, उससे भी प्लेटों में एक तरह का क्या होता है, गति के लिए वो भी जिम्मेदार है। जैसे मान लीजिए बचपन में आपने शायद ऐसा किया हो या नहीं किया हो, एक आंगन है और आंगन पूरा प्लेन है, ठीक है, उसमें आपने सरफ का पानी घोल दिया, या कमरे में ही सरफ का पानी घोल दिया, और एक बर्फ की मोटी सिल्ली पे आप बैठ गए, और एक और दूसरे बर्फ की मोटी सिल्ली पे कोई और बच्चा बैठ गया। हमने शायद ये एग्जांपल आपको पहले भी बताया होगा। तो ठीक है, मान लीजिए ये प्लेट है और इस प्लेट के ऊपर आपने बैठे हो, आप ये दो प्लेट इस पे बैठे हो। यदि हम इस स्थान को ही है थोड़ा हिला दें, या फिर इसको थोड़ा सा अपने स्थान से ये हलचल कर दें, तो उस हलचल का इफेक्ट इस प्लेट पर पड़ेगा कि नहीं। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूम रही है, राइट, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। अब पृथ्वी के इस घूमने का प्रभाव इसके ऊपरी परत पर जरूर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा इसके ऊपरी परत पर? क्योंकि जो ऊपरी परत है पृथ्वी का, वो पृथ्वी के मेन पार्ट और ऊपरी परत के बीच में, पृथ्वी के मेन पार्ट और ऊपरी परत के बीच में एक लिक्विड लेयर बना हुआ है, एक लिक्विड फॉर्म में लेयर बना हुआ है। और ये जो लिक्विड फॉर्म का लेयर है पृथ्वी और ऊपरी परत के बीच में, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे बॉल बेरिंग काम करता है। बॉल बेरिंग समझते हैं? बॉल बेरिंग ग्रीस जैसे रथ की धुरी काम करती है, कि धुरी, ये धुरी के चारों तरफ जो है बॉल बेरिंग लगा हुआ है, यानी मैग्मा लगा हुआ है। और इसके ऊपर से जो प्लेटें हैं, ये जो प्लेटें हैं, यदि अंदर वाला पार्ट मूव करेगा, ये अंदर वाला पार्ट यदि तेजी से मूव करेगा पश्चिम से पूरब, तो इसके ऊपर में जो ये पार्ट है, यानी इसके ऊपर में जो ये बॉक्स वाला पार्ट है, इसमें भी गति होगी, मूवमेंट होगा, ड्यू टू तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण इन प्लेटों में गतियां होती हैं। तो एक कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन प्लेटों की गति का एक कारण है। दूसरा कारण क्या है? ये प्लेट चूंकि फिसल रहे हैं, फिसलनदार मतलब तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, तो एक प्लेट जब दूसरे प्लेट से टकराते हैं, तो यदि ये प्लेट आके धक्का मार दिया, मान लो तुम भी फिसल रहे हो उस कमरे में, हम भी फिसल रहे हैं, हमने तुमको धक्का मार दिया, तो तुम फिसलते हुए जाके तीसरे को धक्का मारोगे, और तीसरा चौथे को धक्का मारेगा, और चौथा पांचवें को धक्का मारेगा, पांचवा जाके दीवार में जाके लगेगा, दीवार को भी धक्का मारेगा। तो ये फीलिंग, ये भी एक गति का कारण है। यदि एक प्लेट में गति होती है तो वही अपना ऊर्जा दूसरे में ट्रांसफर करता है, तो दूसरे में भी गति हो जाती है, और वही ऊर्जा तीसरे में ट्रांसफर करता है तो तीसरे में भी गति हो जाती है। तो एक गति के कई कारण है, प्लेटों की गतियों के कई कारण हैं। एक कारण है घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला जो बल है,
घूर्णन, पृथ्वी जो घूर्णन करती है अपने एक्सिस पे, जो ये रोटेट करती है, तो रोटेशन ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो केंद्र से लगता है, वो फोर्स भी इस पे अफेक्ट करती है। रोटेशन तो अफेक्ट करती ही है, इसके अलावा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, वही अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय, केंद्र की ओर लगने वाला बल और केंद्र के बाहर लगने वाला बल, वो बल भी इनमें से अलग अलग स्थान पर टिके हुए, इनमें से अलग अलग स्थान पर टिके हुए प्लेटों पर वो बल भी इफेक्ट करता है। तो कौन कौन से फोर्सेस हैं? एक, रोटेशन, अर्थ का रोटेशन, पृथ्वी के घूर्णन का प्लेटों की गतियों पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, कोई भी चीज गोल घूम रहा हो ना, तो उसके केंद्र से एक बल लगता है, दो बल लगता है उसके सेंटर से, एक केंद्र की ओर, एक केंद्र के बाहर, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है या सेंट्रीपिटल, केंद्र की ओर लगने वाला बल है या केंद्र के बाहर की ओर लगने, जैसे इक्वेटर पर केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है, अप केंद्रीय बल, तो वो बल भी इक्वेटर के आसपास जो प्लेटें हैं ना, उसको दूर फेंकती है, ध्रुव की तरफ फेंकती है। एक बच्चे ने पूछा था हमसे कि जो प्लेटें हैं, वो प्लेटें ध्रुव से इक्वेटर पोल की तरफ तेजी से क्यों गई, या त्यागी जी ने पूछा था कि ध्रुव से पोल की तरफ क्यों गई, तो ध्रुव विषुवत रेखा से पोल की तरफ क्यों गई, सॉरी, विषुवत रेखा से पोल की तरफ क्यों गई, यानी इक्वेटर से पोल की तरफ क्यों गई। तो सिंपल सा इसका आंसर ये बनता है कि जो इक्वेटर जोन है ना, इक्वेटर पे वो अपकेंद्रीय बल लगता है, केंद्र से बाहर की ओर धक्का देने वाला बल। तो केंद्र से बाहर की ओर धक्का देने वाला बल वहां पर जो भी है उस पर लगता है, तो इस तरीके से या तो उसको वो दाएं फेंकने की कोशिश करता है या बाएं फेंकने की कोशिश करता है, गतिशील बनाता है वो उसको। प्लेटों को जो इक्वेटर के ऊपर लोकेट करते हैं उनको गतिशील बनाता, आप देखेंगे इक्वेटर के ऊपर बहुत कम स्थलखंड मिलेगा आपको, अफ्रीका का कुछ हिस्सा छोड़ के बहुत कम स्थलखंड मिलेगा जो प्लेट के इक्वेटर के ऊपर है, देख लीजिएगा। तो उसका क्या कारण है? वहां पे वो सेंट्री, मतलब एक तरीके से अप केंद्रीय बल कहिए, सेंटर के अगेंस्ट लगने वाला फोर्स भी काम करता है, रोटेशन के कारण भी इफेक्ट होता है। तीसरा, कन्वेक्शनल करंट भी नीचे से इसको धक्का मारता है। अब कन्वेक्शनल करंट यानी संवहनीय धारा जो है एस्ट्रोस्फेयर में, वो भी काम करती है। और ये मेंटल प्लम उसी कन्वेक्शनल करंट का एक हिस्सा है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि यूं तो प्लेट की गतियां जो हैं और प्लेट का जो टेक्टोनिक मूवमेंट है, हलचल है, प्लेटों का जो टेक्टोनिक मूवमेंट या विवर्तनिक हलचल है, कई बलों से प्रभावित होता है, कई फोर्सेस उसको अफेक्टेड करते हैं। फॉर एग्जांपल रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड फॉर एग्जांपल आप दे सकते हैं फोर्सेस अगेंस्ट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड आप कह सकते हैं कि जो डिफरेंट प्लेट्स के बीच टकराव से उत्पन्न होने वाला बल ड्यू टू कोलिजन ऑफ द प्लेट्स इज ऑल्सो वर्क लाइक अ फोर्स ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, प्लेटों को गति देने में इसका भी एक रोल है। तुम स्थिर थे बैठे हुए और तुमको आके एक फिसलने वाला धक्का दे दिया, वो तो गति में था, वो आके तुमको धक्का देके अपोजिट साइड जाने लगा, और तुमको जो धक्का पड़ा तुम अगले को धक्का दे दिए। जैसे बस अचानक रुक जाए तो कैसे अचानक आप पे एक आदमी गिर जाता है और आप अगले पे गिर जाते हो, फिर अगला अगले पे गिर जाता है, उस तरीके की गति एक वो भी फोर्सेस है। मतलब प्लेटों का आपस में टकराने से भी एक गति स्टार्ट हो जाता है, एक मूवमेंट होता है, आपसी टकराव के कारण मूवमेंट। मेंटल प्लम भी एक रीजन है प्लेटों को गति देने में, और ये मेंटल प्लम कन्वेक्शनल करंट का ही एक पार्ट है। कन्वेक्शनल करंट यानी संवहनीय धारा, कहां? मैग्मा में। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, कुछ ज्यादा बोर कर दिया एक ही टॉपिक को खींच के। यूपीएससी ने पूछा था इसलिए मेरे मन में आया कि इस डायमेंशन से भी आपको पढ़ा दूं। अब सारे फोर्सेस को बताने के बाद आप एग्जांपल देके भी इसको साबित कर सकते हो कि हाउ मेंटल प्लम कैन अफेक्ट टू द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि मेंटल प्लम जहां पे भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है वो एग्जाम्पल है मेंटल प्लम का, खास करके जो बहुत लगातार जहां पे मैग्मा निकलता रहता हो। मेंटल प्लम एक पाथ बना देता है जहां से रेगुलर मैग्मा निकल सके, जैसे उसको हॉटस्पॉट भी बोलते हैं, जैसे रीयूनियन हॉटस्पॉट।
मेंटल प्लम के कारण रीयूनियन हॉटस्पॉट बना है। जैसे हवाईयन हॉटस्पॉट, हवाई द्वीप में जो हॉटस्पॉट है वो एक मेंटल प्लम, एक ऐसा रास्ता बना दिया है जो डायरेक्टली कोर मैग्मा चैम्बर से कनेक्टेड है, जहां लगातार मैग्मा बाहर निकलती रहती है। तो ऐसे मेंटल प्लम जो परमानेंट वॉल्केनिक इरप्शन करते हैं, ऐसे मेंटल प्लम जो है दुनिया में हॉटस्पॉट के नाम से जाने जाते हैं, वॉल्केनिक हॉटस्पॉट। और कुछ मेंटल प्लम जो टेम्पररी होते हैं या कमजोर होते हैं, वो जो है किसी पर्टिकुलर एरियाज में धक्का देते हैं प्लेट्स को, और फिर वो जम जाते हैं, मशरूम शेप्ड इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन हर एक केस में, चाहे मेंटल प्लम मशरूम शेप्ड इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाए या फिर मेंटल प्लम वॉल्केनिक इरप्शन कर दे, हर केस में मेंटल प्लम के थ्रू हीट एनर्जी एनर्जी हीट एनर्जी और प्रेशर वो इंजेक्ट होती है प्लेटों में। और जो एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, प्रेशर के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, जो भी इंजेक्ट होती है किसी प्लेट्स पे, वो उस प्लेट्स की डायरेक्शन चेंज करने की कैपेसिटी रखता है। यदि उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो, यदि उस बल में ज्यादा क्षमता हो, मेंटल प्लम ताकतवर हो, स्ट्रॉन्ग मेंटल प्लम हो, तो वो उस प्लेट के मूवमेंट को बदल देता है, उसकी गति को, उसकी स्पीड को, यानी वेलोसिटी को, किस स्पीड से वो रन करेगा, ट्रिगर कर देता है। जैसे एक एग्जांपल बताऊं, एक एग्जांपल बताता हूं। जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका, ठीक है, मैं मान लो बना ले रहा हूं, ये अफ्रीका है सपोज। तो अफ्रीका के पास से जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जा रहा था, पहले बहुत स्लो मोशन में इंडियन प्लेट इस तरफ जा रहा था, नॉर्थ की तरफ। तो फिर उसको किसने ट्रिगर किया कि वो इतने स्पीड से गया कि हिमाद्री पैदा कर दिया? दरअसल जब इस मेंटल प्लम का एक हिस्सा यहाँ पे, सॉरी मेंटल प्लम बोल रहा हूं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा जब रीयूनियन नाम के मेंटल प्लम और हॉटस्पॉट से गुजरा, रीयूनियन एक हॉटस्पॉट है, रीयूनियन एक हॉटस्पॉट है, जो एक तरह के मेंटल प्लम्स, जो परमानेंट मेंटल प्लम है, फोर्स के साथ मैग्मास को बाहर धक्का देता है, उसके ऊपर से ये गुजरा। तो वो एक तरह से पिचकारी का काम किया, यानी उसने इसके एक साइड से इसमें एक प्रेशर लगाया। तो ऑलरेडी ये तैर ही रहा था किस पे? मैग्मा पे। और इसके इर्द गिर्द जो थे, पतली सी परत से बस मैग्मा वाला एरिया ढका हुआ था। तो जब इस पे इस रीयूनियन हॉटस्पॉट का प्रेशर पड़ा, तब जाकर के ये जो इंडियन प्लेट्स थे, इंडियन प्लेट्स की गति बढ़ गई, ट्रिगर हो गई, और ये तेजी से किस ओर बह गया? उस ओर बढ़ गया, यानी उस ओर गति कर गया। आपके मन में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या उस समय जब यहां पे क्या था, जब इंडियन प्लेट सर उस ओर गति कर रहा था, किस ओर? जो यूरेशियन प्लेट है उस ओर गति कर रहा था, तो उस समय इन जगहों पे क्या था? तो मैं कहूंगा कि इस जगह पे पानी था, वाटर था। किस रूप में? पैंथालसा के रूप में। और कंजस्टेड जहां था वो टेथिस सागर के रूप में पानी था। तो फिर जब ये प्लेट, भारत वाला जो प्लेट था, इंडिया वाला प्लेट था, ये जब इधर गति कर रहा था, तो इधर कोई प्लेट नहीं था क्या? था प्लेट, वो ओशियनिक प्लेट था। और ये ओशियनिक प्लेट क्या होता गया? ये धंसता चला गया, किस में? मैग्मा में। और ये इस पर चढ़ता चला गया। तो ये सब जब मैग्मा में धंसा होगा, जो इसका ओशियनिक प्लेट था जिसके ऊपर ये चढ़ते गया और ये धंसते गया, ये आगे बढ़ते गया, तो इसमें इतना ताकत कहां से आया कि अगले को चापते हुए, दाबते हुए, इसको सबको मैग्मा में धकेलते हुए जाके उससे टकरा गया। और ये सारा जब गया होगा मैग्मा में, तो इसने मैग्मा और ज्यादा क्रिएट किया होगा, तो जो एक्सप्लोशन हुआ होगा उससे कुछ तो क्रिएट हुआ होगा। तो वही तो क्रिएट हुआ, जो वेस्टर्न घाट क्रिएट हुआ, ईस्टर्न घाट क्रिएट हुआ, या विंध्याचल है, या सतपुरा, अजंता, अरावली, ये जो पहाड़ियां सब क्रिएट हुई, इनमें जो वॉल्केनिक इरप्शन से कई माउंटेन्स बने, ये इसी हलचल के दौरान बने, जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट यहां से यहां पहुंचा। इस दौरान जो हलचलें हुई वो इसके कारण पहुंचा। तो यहाँ पे मेंटल प्लम का रोल आप कहां से जोड़ सकते हैं? एग्जाम्पल के फॉर्म में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि रीयूनियन जो हॉटस्पॉट है अफ्रीका के पास, एक रीयूनियन नाम का फ्रेंच कॉलोनी है, ठीक है। तो रीयूनियन में जो हॉटस्पॉट है, वो हॉटस्पॉट रिस्पॉन्सिबल था इंडियन कॉन्टिनेंट को ट्रिगर करने में। इंडियन कॉन्टिनेंट जो था, इंडियन
प्लेट कह सकते हो, इंडियन प्लेट बोलना, कॉन्टिनेंट बोलना ही मत। प्लेट टेक्टोनिक्स चल रहा था, प्लेट प्लेट खेलने का। तो जो इंडियन प्लेट था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट नहीं बोलना है तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट, लेकिन इसको इंडियन प्लेट बोलना है। तो इंडियन प्लेट को ट्रिगर किसने किया, जिससे वो बहुत दूर चला गया, जबकि ऑस्ट्रेलियन प्लेट उतना दूर नहीं गया। यानी ऑस्ट्रेलियन प्लेट कम दूरी तय करता है, जबकि अंटार्कटिका का प्लेट भी एज कम दूरी तय करता है। इंडियन प्लेट सबसे ज्यादा दूरी तय किया। तो यहां पे इसका रीजन है मेंटल प्लम ऑफ द रीयूनियन। उसने ही ट्रिगर किया। ट्रिगर करने का मतलब पुश किया, धक्का दिया, पुश किया, जिसके कारण ये तेजी से कहां जाके टकराया, यूरेशिया से टकराया। So mental plum is also a factor of pushing factor of the plate tectonics or plate movement, right? एक और एग्जांपल दे सकते हो कि रिसेंटली 26 दिसंबर 2004 को सुमात्रा द्वीप के पास रिक्टर स्केल 9 पर एक भयंकर अर्थक्वेक आया, और उस अर्थक्वेक के कारण सुनामी जनरेट हुआ, जिसने इंडियन ओशियन में पॉइंट जो वो इंदिरा पॉइंट था उसको डुबा दिया। लाखों लोग मरे उसके कारण, लाखों लोग मरे। इसी 26 दिसंबर 2004 को संडे का दिन था, प्रेयर करने के लिए जमा हुए थे सुमात्रा द्वीप के क्रिश्चियंस। प्रेयर कर ही रहे थे कि परमेश्वर को प्यार आ गया और बुला लिया उन्होंने सबको। पहले तट से पानी बहुत पीछे गया और फिर अचानक पानी 100 फीट ऊंची दीवार की तरह आया और बहा ले गया तटीय क्षेत्र को। आखिर वो भी जो रीजन हुआ था, यानी origin of the tsunami was tectonic, origin of the tsunami was related with the tectonic movement। बाद में रिसर्चर्स ने बताया, अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, दैट सुंडा प्लेट और म्यांमार प्लेट, जो बर्मा प्लेट और सुंडा प्लेट के बीच के आपसी टकराव का फल था वो। तो आखिर क्यों टकराया अचानक सुंडा प्लेट? आपको डकार आता है कभी? डकार, हाँ आता होगा, मूली खाओ डकार आएगा। तो क्या फिक्स होता है कि कितना बज के कितना मिनट पे आएगा, या फिक्स होता है कि जो डकार, जो गैस बनेगी, जो गैस फॉर्म होगा, वो किस तरफ से निकलेगा, कहां धक्का मारेगा तो दर्द होगा? कभी सिर में जाके धक्का मारता है तो पेट दर्द हो जाता है, कहीं किसी मसल्स में जाके धक्का मारता है तो उस मसल्स में पेन हो जाता है। गैस के कारण होने वाले पेन जो है वो इससे ज्यादा कनेक्टेड है, आपको समझ में आएगा। तो प्लम कहीं भी क्रिएट हो जाता है जहां पे हीट का एक कंसंट्रेशन होता है एटमॉस्फेयर में। तो बाय डिफॉल्ट सुंडा प्लेट के नीचे हीट का एक कंसंट्रेशन हुआ, जिसके कारण सुंडा प्लेट के नीचे जो वहां पे मैग्मा का प्लम है उसने प्रेशर जनरेट किया, जिसके कारण आसपास इंडोनेशिया में अभी क्राकाटाओ नाम का एक वॉल्केनिक इरप्शन होता था। तो टाइम टू टाइम इस एरिया में वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है, बिकॉज ये जोन सेंसिटिव जोन है फॉर मेंटल प्लम। यानी नीचे इस तरह के लपक पैदा होते रहता है, मैग्मा में लपक पैदा होना, यही तो मेंटल प्लम है। प्लम को हिंदी में लपक बोलते हैं। लपक लेना माना समझ रहे हो, अचानक आगे की तरफ तरफ उछाल पैदा करने के लिए टर्म यूज होता है लपक। प्लम, लौ कह सकते हो, ज्वाला कह सकते हो, लेकिन लौ और ज्वाला अलग है। लपक शब्द सबसे प्योर शब्द है प्लम के लिए, मतलब बाहर निकला हुआ, निकल आना आगे की ओर। तो ये चीज वहां पे सेंसिटिव जोन है। वहां क्यों सेंसिटिव जोन है? तो दो प्लेटें टकराती है। कौन? फिलीपाइंस प्लेट है वहां पे, सुंडा प्लेट है वहां पे, बर्मा प्लेट है। तो कई छोटे प्लेट हैं और चारों तरफ बड़े बड़े प्लेट हैं। तो बड़े प्लेटों के बीच जो ये छोटे प्लेट हैं, तो जब हिलडोल हो रहा है, अर्थ घूम रही है ना, तो हलचल हो रहा है। तो हलचल हो रहा है तो क्या हो रहा है वहां पे? कभी आप ट्रैक्टर के बीच में, जहां डाला और ट्रैक्टर जुड़ता है, उसके बीच में कभी खड़े होकर सफर करो, या जहां ट्रेन की दो बॉगी जुड़ती है। हम ना ज्योग्राफी को जीते रहते हैं। एक बार मुझे गलती से, मैंने टिकट कटाया नहीं था तो जल्दीबाजी में चढ़ गया और मुझे खड़ा होना पड़ा। दो बॉगी जहां जुड़ता है ना, मतलब स्लीपर का, उसके बीच में ऐसे ऐसे करके ऐसे प्लेट थे छोटे से, ठीक है। वो एक चदरा था, एक चदरा इधर था, एक चदरा इधर था, दोनों चदरा आपस में सटा था। यहां से एक स्लीपर स्टार्ट हो रहा था, यहां से एक स्लीपर स्टार्ट हो रहा था, और मैं कभी इस चदरे पे खड़ा होता था और कभी लोग बाथरूम आ जाते थे इधर, तो बदबू मारता था, तो फिर इधर बाथरूम आ जाते थे लोग, तो फिर कभी इस पे खड़ा होता था। आप भी कभी इन दोनों में से किसी पे खड़े हुए होंगे। और ट्रेन फुल स्पीड में यदि चल रही हो, तब आपको महसूस होगा हलचल, उस पे हलचल महसूस होगा उस पे। ऐसी ही कुछ हालत होती है किसकी? छोटे प्लेटों की।
अर्थ जो है ट्रेन की तरह गति कर रही है, पश्चिम से पूरब की तरफ अर्थ अपने एक्सिस पर क्या कर रही है, 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गति कर रही है पश्चिम से पूरब की तरफ, अर्थ अपने अक्ष पर, एक्सिस पर, यानी कि ट्रेन गति कर रही है। इस अक्ष के ऊपर ऐसे छोटे से प्लेट हैं, ट्रेन पर प्लेट हैं। अब उस प्लेट को तुम देखोगे ना तो उस प्लेटों में हलचल होती रहती है, हलचल होती रहती है। बड़े प्लेट कम हलचल करते हैं। जो तुम बड़ी बॉगी में हो, एसी वाली भारी बॉगी में, तो पता भी नहीं चलेगा कि ट्रेन चल रही है, पर्दा खोल के देखना पड़ेगा, या बगल वाले से पूछो ट्रेन चल रही है कि रुकी हुई है, तो अगला बोल रहा है पता नहीं, मुझे लग रहा है चल रही है। फिर बाहर देखता है, यदि तब जाके पता चलता है चल रही है, हिल रही है। तो बड़े प्लेटों में कम असर होता है उस मूवमेंट का, लेकिन जो छोटे प्लेट हैं वो जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। और वो जो क्षेत्र है वहां पे कई छोटे प्लेट्स हैं, एक तो हो गया सुंडा, एक हो गया फिलीपाइन, एक हो गया बर्मा, छोटे छोटे प्लेट्स हैं वहां। कहां कहां की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड मैप क्यों पढ़ाया मैंने आपको, वहीं जहां इंडोनेशिया है, जहां सिंगापुर है, जहां थाईलैंड है, जहां मलेशिया है, जहां फिलीपाइन है। तो फिलीपाइन के पास एक अलग फिलीपीन प्लेट है, छोटा प्लेट है। फिलीपाइन से नीचे आओ, जहां सुमात्रा, जावा है, बाली है, वहां पे सुंडा प्लेट है। और वो सुंडा प्लेट के ऊपर ही है वो सुमात्रा, सुंडा प्लेट के ऊपर ही है वो जावा। और सुंडा जहां खत्म होता है वहां म्यांमार, बर्मा प्लेट है। तो बर्मा प्लेट और सुंडा प्लेट में होने वाली हलचल में से बर्मा प्लेट धस गया जाके, सॉरी, सुंडा प्लेट धस गया बर्मा प्लेट के नीचे। अब ये सुंडा प्लेट क्यों अचानक, अचानक क्यों धस गया, सुंडा प्लेट क्यों धस गया अचानक बर्मा प्लेट के नीचे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कारण था मेंटल प्लम। ये मेंटल प्लम वाला सेंसिटिव जोन है, और इस प्लम ने पुश किया, एक पुशिंग फैक्टर है, और सुंडा प्लेट पुश हो गया। और सुंडा प्लेट के पुश होना, सुंडा प्लेट का बर्मा प्लेट के अंदर पुश हो जाना, यानी इसको सबडक्शन कहते हैं। सबडक्शन से क्या हुआ, एक ट्रंच क्रिएट हुआ। जब कोई प्लेट किसी के नीचे धस जाती है, पहले देखो ये बराबर थी, ठीक है, अब ये धस गई, तो इसके बीच में एक छोटा सा, एक देखो तो एक नहीं, गहरा सा खाई सा बन गया। पहले नहीं था खाई, ऐसे था, अब ऐसे धस गया। तो इनके बीच में एक स्पेस हो गया बहुत बड़ा, और बड़ा सा स्पेस जो क्रिएट हुआ ना, उसको भरने के लिए, वो जो खाई पैदा हुई पेंदी में, बॉटम में, उसको भरने के लिए वो पानी जमा हुई। कुल मिलाकर के आप ये सुनामी वाला एग्जाम्पल दे करके, इंडिया का इस और मूवमेंट का एग्जाम्पल देके आप ये साबित कर सकते हैं कि हाउ मेंटल प्लम इज रिलेटेड विद द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और साथ में बता भी सकते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बिकॉज इस थ्योरी की मदद से हम अर्थ ओरिजन, सॉरी, माउंटेन ओरिजन और प्लेटू ओरिजन एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जियो लॉजिकल मूवमेंट्स जो है, हलचल जो है, उसको समझ सकते हैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक तो हम समझ में आ गया होगा आपको। और साथ ही साथ आप में से किसी बच्चे के मन में इतना सुनने के बाद कुछ ना कुछ प्रश्न बन रहे होंगे, तो मैं चाहता हूं कि आपके कुछ प्रश्न को भी सुनो। काफी देर तक मैंने बोला, आप किनके मन में कोई प्रश्न जनरेट हो रहा है, इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछना प्लीज, जल्दी हैंड रेज करो, पहले वन बाय वन करके हम नाम पुकारें आपका। जी पूछिए अभी। हेलो। जी पूछिए। हाँ सर, हम पूछ रहे थे जो उसमें जो बतलाए थे आप बिगनर का थ्योरी, जी कि अफ्रीका और जो साउथ अमेरिका है दोनों एक साथ था, तो वो गलत साबित हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, गलत कहां साबित हुआ। सर तो उसका जो हम लोग तो देखा सेल्फ जो बोल रहे थे, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, वो तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, गलत साबित नहीं हाँ हुआ उसका, वो सही है। और जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ वाला कॉन्सेप्ट आपका आ रहा है, टूटता जी। है ना कोई चीज, तो किसी के हिस्से में ज्यादा आता है, किसी के हिस्से में कम आता है। तो अफ्रीका और साउथ अमेरिका जब टूटा, पहले एक साथ था, ठीक है। अब मुझे सुन लीजिए एक सेकंड, मैं आपको ऑफ कर रहा हूं माइक। जब टूटता है कोई चीज, तो किसी के हिस्से में ज्यादा बड़ा एरिया आता है, किसी के हिस्से में कम बड़ा एरिया आता है। साउथ अमेरिका जो टूटा, और टूटने के बाद साउथ अमेरिका का जो पोर्शन है वो ज्यादा दबा किस में, अटलांटिक ओशियन से, पैंथालासा का पानी जो आया, जिस एरिया को ज्यादा दाब दिया, उधर ज्यादा बड़ा कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन गया। और जिसके एरिया ऊंचा था, जिसको नहीं दाब पाया समुद्र का पानी, देखो दो तरह का तट होता है,
किनारे जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं इमरजेंस कोस्ट, इमरजेंस कोस्ट, और एक का नाम होता है सबसिडेंस कोस्ट। ठीक है, इमरजेंस और सबसिडेंस। तो जो इमरजेंस कोस्ट होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं इमरजेंस, हिंदी में कहते हैं उत्थित तट, ठेठी देहाती भाषा में कहते हैं उठा हुआ तट। यदि समुद्र का किनारे का जो पोर्शन है कॉन्टिनेंट का वो उठा हुआ हो तो समुद्र का पानी उस पर चढ़ेगा नहीं, और चढ़ेगा नहीं तो वो पानी उसको काटेगा नहीं, दबाएगा नहीं, दबेगा नहीं, तो वो कहां से ओशियनिक प्लेट बनाएगा? छज्जा नहीं बनेगा, वहां छज्जा नहीं बनेगा, कॉन्टिनेंटल छज्जा। लेकिन दूसरा किनारा होता है जो सबसिडेंस कोस्ट होता है, यानी निमज्जित तट, यानी कि नीचा नीचा किनारा जिसपे समुद्र का पानी घुस जाए अंदर। सॉरी, जैसे गुजरात वाला जो रीजन है वो निमज्जित तट है, सबसिडेंस कोस्ट है, और तमिलनाडु और केरला में जो तट है वो उठा हुआ तट है। ठीक है, तो साउथ अमेरिका की तरफ उठा हुआ तट था, इसीलिए वहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ छोटा है। और साउथ अमेरिका के जिस तट की बात आप कर रहे हो इधर धसा हुआ था, ढाल था, तो ये इस तरफ जो है इसका जो कोस्ट बना, छज्जा बना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज्यादा बड़ा मिला। और कोई क्वेश्चन है? क्लियर हुआ आपका? एक क्वेश्चन आया है शहजाद का, वो पूछते हैं सुंडा प्लेट और बर्मा प्लेट टकराने से जो सुनामी आया 26 दिसंबर 2004 को, यही तो हमने बताया सर आपको अभी। ठीक है, यही मैंने बताया कि सुंडा प्लेट और बर्मा प्लेट इनके टकराने से ही ये सुनामी आया, और ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया अभी आपको। 26 दिसंबर 2004 को इन दो प्लेटों में मेंटल प्लम के कारण सुंडा में मूवमेंट हुआ, और सुंडा के मूवमेंट के कारण वो बर्मा प्लेट से टकराया, और एक सबसिडेंस यानी एक का अवतलन हो गया। ठीक है, एक जो है वो धस गया, तो इसके कारण ट्रंच बना, ट्रंच जो बना यानी गर्त यानी गड्ढा बना। उस गड्ढे को भरने के लिए बहुत सारी जलराशि आई, उनमें आपस में टकराव हुआ, और प्लेटों के हिलने से भूकंप वाला जो तरंगे पैदा हुई, इन दोनों तरंगों ने मिलकर सुनामी को पैदा किया। अब इसमें और कुछ नहीं है, तकनीकी बातें इतनी ही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। और किसी भाई के मन में अभी 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 और आपका क्लियर हुआ? माइक ऑन करिएगा। नहीं सर। जी, क्या आपको डाउट है बताइए। सर मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि हम लोग देखे हैं प्लेट जो था साउथ अफ्रीका का, हाँ और इधर अफ्रीका का और इधर साउथ अमेरिका का, दोनों का हाँ प्लेट तो बहुत लंबा चौड़ा है, और फिर इसका हाँ, ये शिफ्टिंग कैसे हुआ ये साउथ अफ्रीका का, साउथ अमेरिका का इस साइड में? आप क्वेश्चन, आप ना आपका क्वेश्चन उलझा हुआ है, आप क्वेश्चन पहले सुलझाइए। आप सर क्वेश्चन जो कर रहे हैं साउथ अफ्रीका बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। साउथ साउथ अफ्रीका कहीं नहीं गया, वो जहां था वहीं है अभी तक। और हमको लगता है कि आप पूछना चाह रहे हैं ये। माइक ना फट से ऑफ कर लिया कीजिएगा, जब हम बोलने लगे तो आप माइक ऑफ कर लीजिए, और जब आप बोलने लगेंगे तो हम आपको सुनेंगे। आपका कहने का मतलब ये है ना, ये दो, इसके इन दो के बारे में कह रहे हैं, साउथ अमेरिका के बारे में कह रहे हैं और आप अफ्रीका के बारे में कह रहे हैं, यही ये कह सर रहे हैं, यही कह रहे हैं। जी। आप कह रहे हैं कि ये बड़ा है, बहुत बड़ा प्लेट है, ये इतना बड़ा तक बाहर निकला हुआ, ये मान लीजिए बड़ा प्लेट है। ठीक है, इस तरफ तो इतना निकला भी नहीं है। तो आपका कहना है कि ये कैसे मूव किया इधर? जी। ये वैसे ही मूव किया, इस प्लेट के अंदर जो कन्वेक्शनल करंट था ना, कन्वेक्शनल करंट, मेंटल प्लम क्रिएट होना, कन्वेक्शन क्रिएट होना जो मैग्मा मंडल में, उस वो एक फैक्टर था, कई फैक्टर ने काम किया। इतना बड़ा वर्क अकेले एक ने नहीं किया, कई सारे फैक्टर ने किया। इन दोनों के बीच जो फटा, तो जब ये कभी कनेक्टेड थे, जैसा कि वेगनर ने कहा, और वेगनर की बातों को सबने माना क्योंकि सबूत मिलता है, इन दोनों के डिजाइन एक जैसे हैं, बनावट एक जैसा है, यहां मिलने वाली वनस्पति, चट्टान सब एक जैसा है। तो जैसे बचपन में जिगजैग खेलते हैं ना, तो किनारा मिलाते हैं, और जिसका किनारा जिससे मिलता है उसको वहां पर सेट कर देते हैं।
तो वैसे ही ये यहाँ सेट होता हुआ जब प्रतीत हुआ, तब ये बताया वेगनर ने कि भाई ये कभी एक साथ थे, आज अलग अलग हो गए। तो इनको अलग किसने किया? वेगनर ने तो बताया कि इनको अलग किया दो फोर्स ने। किस फोर्स ने? टाइडल फोर्स ने अलग किया। वेगनर ने बताया कि टाइडल फोर्स ने इसको अलग किया, और वो इस तरह बताया वेगनर ने कि पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूरब की तरफ। पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूरब की तरफ। वेगनर ने बताया कि पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूरब है, और गुरुत्वाकर्षण बल जो सूर्य और चंद्रमा का लगा, ऊपरी परत पर लगा गुरुत्वाकर्षण बल, जो ज्वार भाटाएं यहां क्रिएट हुई इस एरियाज में जो क्रिएट हुई, जो भी छोटा, पहले दरार पड़ा। दरार पड़ा, क्यों पड़ा? घर्षण के कारण। घर्षण क्यों हुआ? पृथ्वी घूम रही थी उधर और गुरुत्वाकर्षण लग रहा था इधर अपोजिट में, टाइडल फोर्स के रूप में। ये टाइडल फोर्स के रूप में, ये वेगनर ने कहा था कि टाइडल फोर्स के कारण ये टूट के अलग हुआ, लेकिन बाद में ये हैरी हेस ने कहा कि टाइडल फोर्स नहीं, बल्कि इसको, इसके टूटने का कारण ये था कि इनके बीच में जो दरार पड़ा, ये आकार बहुत ज्यादा बड़ा था और अंदर से मेंटल प्लम ने इसको फाड़ दिया। धक्का लगा ना, धक्का लगा। किसका धक्का? संवहनीय कन्वेक्शनल करंट का, मैग्मा का। और ये संवहनीय यानी कन्वेक्शनल करंट जो मैग्मा का है, वो एस्ट्रोस्फीयर से इस पे धक्का लगाता रहा, और इसी धक्के ने लगातार जो इस एरिया में ये धक्का क्रिएट हुआ, दरारें पड़ गई। और एक बार जब दरार पड़ गया तो कन्वेक्शनल करंट जो था इसको यहां से इधर धकेलता गया और इसको यहां से इधर धकेलता गया, और बीच में मैग्मा जमता चला गया। तो जब बीच में मैग्मा जमता चला गया इनके, यानी मिड ओशियनिक रिज बनता चला गया, तो जैसे जैसे ये रिज ताकतवर होता गया, रिज का आकार बढ़ता गया, और इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती गई और ये अलग हो गए। ये हैरी हेस ने बताया कि सी फ्लोर इज स्प्रेडिंग। अटलांटिक ओशियन का जो फ्लोर था, पहले सकड़ा था, तो ये दोनों नजदीक थे। पहले था ही नहीं अटलांटिक ओशियन, पहले दरार बना, फिर दरार के बीच में मैग्मा जमने लगा। मैग्मा जमने लगा तो ये दोनों दूर होने लगे, और दूर होने लगे तो फिर बीच में पानी का अंश था वो घुस गया, यानी अटलांटिक ओशियन बन गया। और ये बनना जारी रहा, अंदर से मैग्मा निकलना, तो ये धीरे धीरे दूर होते चले गए। इसलिए ये साउथ अमेरिका पश्चिम की तरफ चला गया, अफ्रीका इस ओर बढ़ गया। तो यही है, यही हैरी हेस की थ्योरी है। इससे क्लियर होता है, वेगनर की थ्योरी से ये क्लियर नहीं हो पाता है कि अफ्रीका पश्चिम, ये साउथ अमेरिका पश्चिम की तरफ कैसे गया। वेगनर की आलोचना होती है क्योंकि उन्होंने बहुत कमजोर बल को इसके लिए जिम्मेदार बना ठहराया। और वो कमजोर बल कौन था? वो कमजोर बल था टाइडल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन हैरी हेस ने साबित कर दिया कि नहीं, ये जो अलग हुए, इनके बीच जो दूरी आई, वो दूरी कई बलों का परिणाम थी। एक बल जो था वो सेंट्रीपिटल फोर्स भी था, दूसरा मतलब अब केंद्रीय बल भी था, एक दूसरा बल था, कई मेंटल प्लम भी लगा हुआ था उसमें। मेंटल प्लम यानी कन्वेक्शनल करंट के कारण जो धक्का जनरेट हो रहा था, जो लपक जनरेट हो रहा था, लपक के धक्का मार रहा था नीचे से मैग्मा, और फिर वो मैग्मा ऊपर आकर के जो मिड ओशियनिक रीज बना रहा था, इस रीज ने, रीज जैसे जैसे बड़ा होते गया, चौड़ा होते गया, फैलता गया, वैसे वैसे ये दोनों को एक पुश करता गया, दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई, क्योंकि बीच में तीसरा आ गया, पति पत्नी। और वो मतलब आप दो के बीच में तीसरा घुस जाएगा तो आप दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये तो सिंपल सा केमिस्ट्री और फिजिक्स है। तो वही बात हुई। और कोई क्वेश्चन है किसी का? सर सारे कॉन्टिनेंट अफ्रीका से ही क्यों अलग हुए? ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भाई दम है। सारे कॉन्टिनेंट अफ्रीका से ही क्यों अलग हुए? क्या और भी कॉन्टिनेंट अफ्रीका से बनेंगे इन फ्यूचर? एकदम बहुत ही बेहतरीन है आपका क्वेश्चन, आप अपने आंसर्स में भी इसको पुट कर सकते हो। दरअसल यदि हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की माने, और हम यदि उनकी बात माने, किनकी? वेगनर्स और हैरी हेस की। सो अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एंड वेगनर्स थ्योरी, बिगिनिंग में जो
ऑल कॉन्टिनेंट टुगेदर थे, जितने भी महाद्वीप थे ऑल कॉन्टिनेंट एक साथ थे, उसको उन्होंने सुपर कॉन्टिनेंट कहा। और सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि पेंजिया, ठीक है, पेंजिया। तो पेंजिया जो है, आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, कोई इरिटेट नहीं होना, हम ऑप्शनल वाले हैं। आप में से कई बच्चा सोचेगा अब नया पढ़ाइए कुछ, नहीं, पूरा क्लियर कर लो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। इसके बाद वाला बहुत इजी है और डिफरेंट है, तो उसमें बोर नहीं होगे। उसमें हम डेविस पे आएंगे और पेंग पे आएंगे। इसको बताने के बाद हम अर्थक्वेक, वॉल्केनो और पृथ्वी की आंतरिक संरचना नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? उसको हम यूट्यूब लाइव में पढ़ाएंगे तुमको, क्योंकि वो जीएस वाले के ही काम आएगा। इसके बाद सीधे हम डेविस और पेंग पढ़ाने वाले हैं, किंग पढ़ाने वाले हैं और टोपोग्राफी पढ़ाने वाले हैं। थोड़ी सी हम उनकी भी चिंता कर लेते हैं जो जीएस में ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, और थोड़ा चैनल भी अपना मजबूत होता रहेगा, बीच बीच में कुछ ना कुछ अच्छा बता देंगे तो मेरा ही थोड़ा भला होगा। कुछ बच्चे और आएंगे हमारे पास, और थोड़ी इकोनॉमिकली हम और मजबूत होना चाहते हैं, ताकि और कैमरे की क्वालिटी बेहतर हो। अभी ये जो कैमरा आप देख रहे हो ना, ये कैमरा छोटा कैमरा है, बहुत नन्हा सा, कभी कभी धुंधला हो जाता है, ठीक है। ये एक तरह का वेव कैम है जिससे आप पढ़ रहे हो, और मुझे कैम कोडर लेना है जिससे कि एकदम बहुत बेहतर क्लियर बोर्ड दिख पाए। अभी कभी कभी धुंधला हो जाता है, बहुत परेशान होता हूँ, सेट करना होता है वेब कैम को। तो मेरा पर्पस है कि थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो, तो एडवर्टाइजमेंट जरूरी है। इसलिए कुछ टॉपिक आपका यूट्यूब लाइव पे होगा, जैसे अर्थक्वेक का टॉपिक हो गया, सुनामी टॉपिक हो गया, अर्थ इंटीरियर टॉपिक हो गया, जो जीएस का पार्ट है वो वहां होगा। और जो कोर का पार्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो यहां होगा कोर के लिए, यानी ऑप्शनल के लिए। तो कोई माइंड मत करना कि भाई पे हमने किया है, तुम जीएस वहां क्यों पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं है। हमारा भी उसमें कुछ स्वार्थ है और फायदा है, ठीक है। चलिए, हम बात कर रहे थे आपसे कि बचपन में कभी बाल्टी में सरफ पानी घोरे हो, घोर के उसको उसमें फेन किए होगे, अब पनिया को घुमा दोगे ना पूरा, तो जो मलबा होगा, फेन और बाकी चीज, वो केंद्र में आके जमा हो जाएगा, सब एक जगह आके जमा हो जाएगा। जो बिखरा हुआ चीज है वो सब एक जगह जमा हो जाएगा, वही चीज है। कॉन्टिनेंट जो थे स्थल खंड लिमिटेड थे, स्थल खंड लिमिटेड थे। तो बिगिनिंग में जब अर्थ बना और अर्थ लिक्विड फॉर्म में था, बिगिनिंग में जब अर्थ बना था तब तक पृथ्वी जो थी वो पिघली हुई अवस्था में रही होगी। जब धीरे धीरे ठोस हुई तो ऊपर का परत ठोस हुआ, यानी कौन, कॉन्टिनेंट ठोस हुआ। और पृथ्वी गति कर रही थी, गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी जो है अपने ही अक्ष पर क्या कर रही है, गति कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट। ये सारे खगोलीय पिंड करते हैं। सूर्य भी अपने अक्ष पर घूमता है, हर कोई अपने अक्ष पर मूव कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। सूर्य भी अपने अक्ष पर घूमता है, पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूम रही थी। तो घूमने के दौरान चूंकि पृथ्वी झुकी हुई है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, तो सारा मलबा मटेरियल यहां आके जमा हो गया एक साथ। बिगनिंग में ये सब कहां जमा हो गया, एक साथ जमा हो गया, यानी यहां जमा हो गया। इसी में ये एरिया जो था, इसी में सातों कॉन्टिनेंट आके एक ही साथ जमा हो गया, सातों कॉन्टिनेंट एक साथ जमा हो गया। और इसी सातों कॉन्टिनेंट में बाद में एक अंटार्कटिका बना, फिर ये ऑस्ट्रेलिया बना, और फिर ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट बना, और फिर ये जो बचा हुआ पार्ट था ये अफ्रीका बना, ठीक है। और इसी में ये पार्ट जो है ये साउथ अमेरिका बना। तो ये सब एक साथ थे, सब सारे एक साथ थे, सारे पॉइंट। और इनमें पहले दरारें पड़ी, और दरार के इस तरफ जो पड़ा, ये जो पोर्शन पड़ा, ये नॉर्थ अमेरिका पड़ा, फिर ये यूरोप बन गया, यूरेशिया जिसको बोलते हो, यूरेशिया बन गया, ये इस तरह से। तो ये एक ही साथ कनेक्टेड रहने वाले सब के सब ये कॉन्टिनेंट थे। और इन कॉन्टिनेंट में पहले तो दरार भी नहीं था भाई, बाद में दरार पड़ा। ये कॉन्टिनेंट जो थे इनके बीच कोई दरार भी नहीं था पहले। पहले तो दरार बना, यानी दरार यानी टेथिस सी, ये जो बना पहले दरार बना, यानी इसमें टेथिस सी पानी घुस गया। इसके चारों तरफ जो पानी था, ये पानी जो था ये पेंथालसा कहला रहा था। चारों तरफ जो पानी था ये पेंथालसा कहला रहा था, पेंथालसा, पेंथालसा। ये सब
वेगनर की कल्पना है, वेगनर ने एक कॉन्सेप्ट दिया और उनके पहले वाले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भी इस पे बात की थी और वेगनर ने इसको नाम दिया और इसी को वेगनर ने इस कंबाइंड ये ब्लू फिगर जो तुम देख रहे हो इसको वेगनर ने पेंजिया नाम दिया, पेंजिया नाम दिया। वेगनर ने कहा कि बिगिनिंग में सातों कॉन्टिनेंट एक साथ थे, तो बीच में कौन था? अफ्रीका। टूटेगा कोई तो किनारे से टूटेगा कि नहीं ये बताओ। कोई भी चीज यदि टूटेगा तो किनारे से टूटेगा ना भाई, और बीच वाला भाग सब या तो वहीं रह जाएगा या क्या होगा, वो सबसे बाद में टूटेगा। तो चूंकि अफ्रीका पेंजिया के मध्य में था, मैं रिपीट कर रहा हूं, चूंकि अफ्रीका पेंजिया के मध्य में था और टूटता किसी चीज का किनारा है, टूटता कौन है? जो किसी चीज का किनारा होता है, तो किनारा टूटते गया, किनारा क्या हुआ? टूटते गया, ये टूटते गया और इसलिए अफ्रीका मध्य में रह गया और अफ्रीका भी उस ओर बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा उस ओर बढ़ रहा है, यानी उत्तर की तरफ अफ्रीका में मूवमेंट अफ्रीका में भी है। तो आपका पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा प्रीति जी कि अफ्रीका मध्य में था पेंजिया के, इसलिए अफ्रीका केंद्र में रहा और सब इससे, जो मैं बीच में हूं तो मेरे से ही सब अलग होके टूट के अलग होंगे ना, हमसे ही अलग होंगे। तो अफ्रीका बीच में था इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि सब अफ्रीका से टूट के अलग हुआ। दूसरी बात, एक और प्रश्न आपने जोड़ा कि क्या भविष्य में भी ऐसा होगा? हां, अफ्रीका का टूटना अभी बंद नहीं हुआ है और ये भी टूटना जो हुआ था इसमें भी करोड़ों वर्ष लगे, लाखों वर्ष लगे, और जो टूटना है अफ्रीका का वो जारी है, कंटिन्यू है। तो क्या आगे भी बनेंगे? हां, मेडागास्कर बना है बहुत बाद में। हाँ, अभी रिफ्ट वैली जो है उसके बाद एक और टूट होगा। रिफ्ट वैली के कारण केन्या, तंजानिया, युगांडा, सोमालिया मिलके एक और टूट के अलग होगा अफ्रीका से, टुकड़ा और टूटेगा। तो फिर आप कहेंगे कि जिस तरह अफ्रीका टूट रहा है फिर ये लोग क्यों नहीं टूट रहा है? किनारे वाला है, जहां से टूटना था टूट लिया और ये लोग भी टूटा है। इनके टुकड़े ही हैं नजका, कोकस, इनके टुकड़े हैं जियान डिपुका, इनके टुकड़े हैं फिलीपाइन, बर्मा, सुंडा, स्कूसिया। ये जो छोटे प्लेट हैं इनके भी टुकड़े हुए हैं और टुकड़े होंगे, हो रहे हैं। और उन टुकड़ों का साक्ष्य क्या है? जैसे रिफ्ट वैली जहां बन रहा है, दरारें बढ़ रही हैं जहां पे, तो ये टुकड़ा होके क्या होगा? फिर ये मूवमेंट जारी होगा और ये सारे टुकड़े कहीं और जाके फिर इंटरकनेक्ट होंगे और वो, या फिर ये टुकड़े जो हैं टूट के नष्ट होंगे पुराने वाले और नए वाले कॉन्टिनेंट क्रिएट होंगे और ये चक्र चलता रहता है। जैसे हमारा जीवन चक्र है वैसे चट्टानों का भी जीवन चक्र है, वैसे क्रस्ट का भी जीवन चक्र है। तो ये पुराना क्रस्ट टूटेगा, टूट टूट के नष्ट होगा, जाकर के जहां टकराता है प्लेट आपस में, वहां जाके जब ये नष्ट हो जाएंगे तो जो बीच में जो नया बन रहा है अटलांटिक ओशियन में मिड ओशियनिक रीज, दोनों तरफ इंडियन ओशियन में जो 90 डिग्री ईस्ट रीज और कई सारे पैसिफिक ओशियन में रीज बन रहे हैं, वो सारे रीज नए कॉन्टिनेंट के रूप में उभरेंगे और पुराना कॉन्टिनेंट खत्म हो जाएगा, लेकिन इसमें लाखों करोड़ों वर्ष लगेगा। यानी आने वाले समय में ये जो पुराने पेंजिया के खंड हैं ये धीरे 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 टूट टूट कर क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। ये क्रस्ट सब कहां चले जाएंगे? सबडक्ट होते चले जाएंगे और नया क्रस्ट जो फॉर्मेशन होगा, नया क्रस्ट फॉर्मेशन कहां हो रहा है? मिड ओशियनिक रीज पे। और वो मिड ओशियनिक रीज दिनों दिन क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा, फॉर्मेशन होता जाएगा और आगे आने वाले समय में वह एक नए महाद्वीप और नए स्थल खंड का निर्माण करेगा और उन स्थल खंड से एक नया सुपर कॉन्टिनेंट्स बनेंगे, फिर उनका भी विखंडन होगा और वो भी बूढ़े होके इसी तरह नष्ट होंगे। तो हर चीज का एक चक्र है प्रकृति में, उसी चक्र का एक हिस्सा है ये कॉन्टिनेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। दोनों उत्तर मिला होगा कि अफ्रीका से ही क्यों टूटा, क्योंकि अफ्रीका मध्य में है। क्या अब भविष्य में भी टूटेगा? तो उत्तर क्या है? हाँ। इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये, आपसे पूछेगा, यदि कोई जोग्राफर इंटरव्यू पैनल में बैठ गया ना तो वो वहां सेम क्वेश्चन पूछ देगा। आपके दिमाग में उपजा ये क्वेश्चन, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये प्रश्न एक सामान्य प्रश्न है, ये आपसे पूछा जा सकता है आपकी समझ जांचने के लिए कि आपको ज्योग्राफी की कितनी समझ है। हालांकि आप गलत भी उत्तर देंगे तो वो कुछ खास एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि ये गंभीर प्रश्न है और कोई गलत नहीं देता, सबका उत्तर हाँ ही होता है कि हाँ आगे टूटेगा। और साथ ही हर कोई वहां वो बता देता रिफ्ट वैलीज,
एक टंगानिका झील का नाम बताया था मैंने, टंगानिका, एडबर्डा झील बताया था मैंने, रिफ्ट वैली झील, मलावी, मलावी, टंगानिका, एडबर्डा, ये जो अल्बर्टा झील है, ये सब रिफ्ट वैली झील हैं। ये झील नहीं है, बड़ी दरारें हैं जिनमें पानी जम गया है वर्षा का और अंडरग्राउंड वाटर का। ये बड़ी गहरी हैं। टंगानिका तो दुनिया की बैकाल के बाद सबसे दूसरी गहरी झील है। तो ये दरारें हैं जहां से फटेगी। और बैकाल जो झील है वो भी दरारें हैं, और वो बड़ी होती जाएंगी, और बड़े होके हो सकता है यूरेशिया को भी तोड़ दे। बैकाल यदि ग्रो करती चली गई तो यूरेशिया भी टूटेगा। तो ये जो दरारें हैं ना, रिफ्ट वैली, बड़ी गहरी दरारें, इन दरारों से क्या हो सकता है, यदि वो रिफ्ट वैली है, रिफ्ट वैली लेक ही तोड़ सकती है। रिफ्ट वैली लेक दरअसल लेक नहीं होती, वो दरारें होती है जिसमें वर्षा का पानी और भूमिगत जल आके बढ़ जाता है। जहां कहीं भी रिफ्ट वैली लेक होगा वहीं पर टूटने के चांसेस होंगे कॉन्टिनेंट के, क्योंकि वो गहराई तक क्या करेगा, धीरे धीरे तोड़ता चला जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, और कम शब्दों में ही सही ट्राई कीजिएगा लिखने का। प्रश्न ये आईएएस का क्वेश्चन है, आईएएस में पूछा था, छोटा सा क्वेश्चन है। लिखिए, मेंटल प्लम, MENTL, मेंटल प्लम को परिभाषित कीजिए और प्लेट विवर्तनिकी में इसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। मेंटल प्लम को परिभाषित कीजिए, मेंटल प्लम को परिभाषित कीजिए और प्लेट विवर्तनिकी में इसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। आईएएस में 250 प्रश्न शब्द में पूछा था, आप भी उतने में लिखिए। 3 से 4 पेज में इसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। आप 2 से 3 पेज भी हो तो इनफ है। प्रश्न में उत्तर जो लिखिएगा प्रश्न के अनुरूप लिखिएगा। प्रश्न ने आम पूछा है तो आपकी सारी बातें आम के इर्द गिर्द हो, उसमें ऐसा कोई पंक्ति ना हो जिसका आम से संबंध ना हो, कटहल से संबंध हो या इमली से। मतलब टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करनी है। डायग्राम जो हो तभी बनाना है जब उस डायग्राम का कोई रिलेवेंस हो उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के इर्द गिर्द, तभी डायग्राम बनाना है। तो चलिए, रेडी है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, डिफाइन मेंटल प्लम एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ मेंटल प्लम इन प्लेट टेक्टोनिक्स। ये आईएएस का क्वेश्चन है 2018 का, ज्यादा पुराना नहीं है। डिफाइन मेंटल प्लम and explain the role of mental plum in plate tectonic movements। और आज की क्लास इतनी ही। कल हम आपसे, आज हम आर्थर, होम्स और कोवर की बात नहीं कर पाए, तो हम सोमवार की जो प्रश्न मतलब क्लास स्टार्ट करेंगे उस पे सिर्फ और सिर्फ आर्थर, होम्स और कोवर सुलझा लेंगे, तभी बची हुई मुद्दों पर बात करेंगे। एक और बात, कल जो रविवार है, कल कोई क्लास हमारी ऑप्शनल की नहीं है, कल हमारी क्लास है आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो क्लास हम सिर्फ ऑप्शनल को प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि उसमें हम ज्योग्राफी में जितने आंसर आपने मुझे भेजे हैं उन पर चर्चा करेंगे, बोर्ड पर ओपनली चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि प्रश्न क्या था, उत्तर का मांग क्या था, और आपने कहां तक न्याय किया। जिन्होंने मना करना है वो मना कर देना कि सर मेरा आंसर मत ओपन कीजिएगा, तो नहीं करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। कल का टाइम क्या होगा, टाइमिंग यही होगी, मेरे पास यही समय फ्री है, तो वही 5:30 से ही क्लास होगी आपकी। कल दिन भर मैं व्यस्त हूं।